आज पाठ पढ़ेंगे अशिष्य प्रकरण। इस प्रकरण को क्या बोलते हैं? अशिष्य प्रकरण, जो कि प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 53वें नंबर सूत्र से प्रारंभ होता है। सूत्र है तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तत् प्रथमा का एक वचन, अशिष्यम प्रथमा का एक वचन, संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन। शासितुं शक्यं शिष्यम्, न शिष्यम अशिष्यम, न तत्पुरुष समास है। शासितुं शक्यम, जो शासन के योग्य है। शास अनुशिष्टो धातु से क्यप प्रत्यय करते हैं। एतिस्तुशास वृद्धिजुषः क्यप, इस सूत्र से। उसके पश्चात शास इदंघलो से इत्व कर लेते हैं और शासी वसी घसी नामचा से मूर्धन्यादेश करके शिष्य शब्द सिद्ध होता है। शिष्य का अर्थ हो जाता है जो शासन करने योग्य हो, कहने योग्य हो, उपदेश के योग्य हो। न शिष्यम अशिष्यम, अर्थात जो शासन के योग्य नहीं है। संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञायाः प्रमाणम, संज्ञा प्रमाणम षष्ठी तत्पुरुष। संज्ञा प्रमाणस्य भावः इति संज्ञा प्रमाणत्वं, तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। संज्ञायाः प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, संज्ञा प्रमाणस्य भावः संज्ञा प्रमाणत्वं, तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्। तात्पर्य क्या हो गया? संज्ञा का प्रमाण, संज्ञा का तात्पर्य यहाँ पर लोक से, और संज्ञा प्रमाणस्य भावः, भावः का तात्पर्य हो जाता है उसका जो प्रवृत्ति निमित्त कहें, उस अर्थ में तस्य भावस्त्वतलोक सूत्र से यहाँ पर त्व प्रत्यय हो जाता है और फिर उसी में पंचमी हो गई। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? संज्ञानम, संज्ञा जिससे ज्ञान होता है। समज्ञानम, सम्यक अवबोध। तो सम्यक अवबोध किससे होता है? लौकिक व्यवहार से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लोक में ऐसा व्यवहार है, अतः ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग सूत्र के अर्थ में आते हैं। कहते हैं तत् अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्व। सूत्र का अर्थ इसी में ही है, किंतु थोड़ा थोड़ा हम इसमें प्रश्न और उत्तर की शैली कर लेंगे। कहते हैं तत्किम युक्तवद्भाव कथनम, अशिष्यम शासितुम अशक्यम, कथम? संज्ञा प्रमाणत्वात्। अर्थात लौकिक व्यवहाराधीनत्वात्। अब सूत्र को समझिए। इस एक सूत्र को समझ लेंगे तो शेष इस प्रकरण के सारे सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि तत् यानी जो युक्तवत भाव कहा। युक्तवत भाव का मतलब जो लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने सूत्र से लुप होने पर प्रकृत्यर्थ के समान लिंग और वचन होते हैं, यह जो कथन किया गया, यह जो सूत्र बनाया, कहते हैं अशिष्यम, ये शासन के योग्य नहीं है। इसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूत्र में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रकृत्यर्थवत होता है लुप होने पर भी, तो इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको सूत्र के द्वारा शासन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं संज्ञा प्रमाणत्वात्, क्योंकि इसमें तो लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है। लोक में ऐसा होता है, कोई प्रत्यय आया, लुक हो गया, उसके पश्चात भी हम लोक में ये देखते हैं कि पंचालह कहने से वो जनपद अभिधेय नहीं हो पाता है, वहाँ पर हमें क्या कहना होता है? पंचालाह। तात्पर्य यह कहने का कि जब ये व्याकरण शास्त्र नहीं बना, जब ये अष्टाध्यायी के सूत्र नहीं बने, उससे पूर्व भी ऐसा नहीं कि जब आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है या व्याकरण जिन्होंने पढ़ लिया वही पंचालह जनपद प्रयोग करते हैं, अपितु जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, जब इन सूत्रों का निर्माण नहीं हुआ, उससे पूर्व से ही इन शब्दों का इस रूप में ही प्रयोग होता आ रहा है। यानी लोक में ऐसा ही लोग प्रयोग करते हैं,
इसलिए यह लौकिक व्यवहार है, और जो लौकिक व्यवहार है वही हमारे लिए प्रमाण है। उसी प्रमाण से ही यह सिद्ध है कि यहाँ पर अभिधेय के समान लिंग वचन नहीं होंगे, अपितु प्रकृत्यर्थवत ही होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि ये सारी चीजें जो भी हैं, तो जो अवैयाकरण है, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो भी इसी प्रकार का ही पंचालाह ही प्रयोग करते आ रहे हैं। इसलिए इस लिंग और वचन की जो व्यवस्था है वह शास्त्र के द्वारा प्रवचन करने योग्य नहीं है, शास्त्र के द्वारा विधान करने योग्य नहीं है, शास्त्र के द्वारा कहने योग्य नहीं है, उसका शासन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो पहले से ही इस प्रकार का सिद्ध है। कहाँ सिद्ध है? लौकिक व्यवहार में सिद्ध है। ठीक है, इस कारण से इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को महाभाष्यकार ने भी कहा है, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्, कि जो लिंग और वचन की व्यवस्था है वह अशिष्य है। अशिष्य का मतलब अयोग्यता नहीं है, अशिष्य का मतलब उसको शासन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सूत्र में विधान करने की आवश्यकता नहीं है, और न उसको किया जा सकता है। आप कोई भी नियम बनाइए, सूत्र बना दिए ना, द्व्यकयोर द्विवचन एक वचने बहुषु बहुवचनम, तो भी कहीं पर एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य बहुवचनांत हैं। अब वहीं पर जल शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, उसी अर्थ का वाचक जो आपह शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है कि नहीं होता है। अब जलम एक वचन में प्रयोग होता है, किंतु आप शब्द का प्रयोग हमेशा नित्य बहुवचनांत ही होता है। क्यों? तो आप कितने भी लिंग और वचन को शासित कर देंगे, किंतु वह शासन के योग्य नहीं है। योग्यता का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो उसके अयोग्य हैं, अभी तो मतलब उनका लौकिक प्रयोग इतना व्यापक है, और ये लिंग और वचन की जो व्यवस्था है वो लोकाधीन है। वो लोक में जिस रूप में, जिस कारण से भी वो उसमें प्रयुक्त होते आ रहे हैं, वो वैसे ही होते हैं, तो उसको हम लोग शासित नहीं कर सकते हैं। अतः ये सूत्र बना करके ये तो बता दिया कि ऐसा होता है, पर हम सोचें कि सूत्र बनाया है इसलिए ऐसा होता नहीं, अपितु वो अवैयाकरण भी उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। वे भी हमेशा पंचालाह जनपद ऐसा ही प्रयोग करते हैं, न कि वो पहले उसमें प्रत्यय लाते हैं निवास अर्थ में, फिर लुप करेंगे, फिर लुप युक्त व्यक्तिवचन सूत्र से उसमें प्रकृत्यर्थवत करेंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया उन्हें नहीं मालूम है, फिर भी वो क्या प्रयोग करते हैं? पंचालाह जनपद। ठीक है, तो इस कारण से ये जो लिंग और वचन की व्यवस्था है यह लोकाधीन है, इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है ना। ठीक है कि एक सामान्य नियम बना दिया गया, किंतु उसके कितने ज्यादा अपवाद हमें प्रतीत होते हैं। इसलिए तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको कि लिंग और वचन के जो युक्तवत भाव की व्यवस्था की गई थी वह शास्त्राधीन नहीं हो सकती, वह लोकाधीन ही होती है। ठीक है, अब इसके आगे लुब योगा प्रख्यानात्, ये जो पंचमी से है ना, ये उसमें हेतु है। किसी भी बात को पहले एक सिद्धांत के रूप में कहते हैं, फिर उसमें हेतु कि ऐसा क्यों, तो फिर उसको पंचमी से निर्देशित करते हैं। हेतु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो इस कारण से वहां पंचमी हो जाती है। आगे कहते हैं लुप प्रथमा का एक वचन, योगा प्रख्यानात् पंचमी का एक वचन। न प्रख्यानम अप्रख्यानम न तत्पुरुष, योगस्य अप्रख्यानम इति योगा प्रख्यानम, तस्मात् योगा प्रख्यानात्। ये पिछले सूत्र को ही पुष्ट करेगा। अशिष्यम की अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं लुप, है ना, अर्थात लुप विधायकम शास्त्रम अपि अशिष्यम। लुप विधायकम शास्त्रम अपि अशिष्यम शासितुम अशक्यम, कहते कथम, योगस्य अप्रख्यानात्। योगस्य अर्थात संबंधस्य,
अप्रख्यानात्, अप्रख्यानात् यानी अप्रतीतत्वात्, ख्यान का अर्थ क्या था? प्रकाशित होना, और यहाँ पर क्या है? अप्रख्यान यानी अप्रतीतत्वात्। कहते हैं लुप्त विधायकम शास्त्रम अपि अशिष्यम योगस्य संबंधस्य अर्थात जनपद संबंधस निवास संबंधस्य अप्रख्यानात् अप्रतीतत्वात्। कहते हैं कि जो लुप्त विधायक सूत्र हैं, कौन से हैं लुप्त विधायक सूत्र? जनपदे लुप्त वर्णादिभ्यश्च इत्यादि। कहते हैं उस प्रकरण को भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भी क्या है? अशिष्य है। अशिष्य यानी विधान करने की उसकी भी आवश्यकता नहीं है, नहीं कहे जा सकते। क्यों? कहते हैं संबंध के अप्रतीत होने से। क्या संबंध? आपने पढ़ा कि वहाँ पर पंचाल नाम के जो क्षत्रिय, उनके जो अपत्य, उनके रहने के कारण उस जनपद का नाम पंचाला पड़ा। आपको कल यही बताया गया था कि पंचालस्य अपत्यानि बहूनि इति पंचालाः तेषां निवासो जनपदः इति पंचालाः जनपदः। ठीक है, किंतु अब तो न वो क्षत्रिय हैं, न वो उनके अपत्य वहां पर रह रहे हैं, उसके बाद भी उसको क्या बोला जाता है? पंचालाः। तो जिनके निवास के संबंध से उस जनपद का नाम पंचाल इत्यादि पड़ा, उस संबंध के संप्रति प्रतीत न होने से, संप्रति वो संबंध नहीं है, उसके पश्चात भी वहां हम उसको क्या बोलते हैं? मगधाः, पंचालाः, अंगाः, वंगाः। ठीक है, या किसी भी वृक्ष इत्यादि के उससे भी ले लीजिए, तो वो संबंध हमेशा नहीं है, न हमेशा रह सकते हैं। कभी था किंतु संप्रति है भी नहीं, न वो दिखाई देता है इस प्रकार से, तो फिर अब उस चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी ये भी बात है कि जो अवैयाकरण है, जो व्याकरण नहीं जानते हैं, है ना, तो वे भी लुबर्थ शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। मतलब वो भी इसी प्रकार से ही करते हैं। एक तो संबंध नहीं दिख रहा है और फिर भी वो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए चले आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? लौकिक व्यवहार से कब से आ रही हैं और उनके कारण से ही ये शब्द प्रयोग में हैं। इसलिए ये सारे शब्द प्रयोगाधीन हैं, लोकाधीन हैं, शास्त्राधीन नहीं है। ठीक है, वही कहा कि लुप्त विधायक सूत्र भी अशिष्य हैं निवासादि संबंध के अप्रतीत होने से, क्योंकि जो व्याकरण नहीं जानते वे भी लुबर्थ शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंचालाः, वर्णाः, ये सब जनपद आदि की विशेष संज्ञाएं हैं, किंतु यहाँ पर अब वर्णाः क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर वर्णानां मधुर भवाः वृक्षाः, है ना, कि वहाँ पर वर्ण नाम के वृक्षों से जो उनके जो समीप रहने वाला जो गांव, उसको कह दिया वर्णाः जनपदः, किंतु वहां पर उसका संबंध नहीं देखा किसी ने, फिर भी लोग प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार का। तो इसलिए जनपदे लुप्त इत्यादि जो लुप्त विधायक सूत्र हैं वे भी क्या हैं? अशिष्य हैं। अब इसका तात्पर्य आप ये मत समझिएगा कि जब अशिष्य है तो पाणिनि ने क्यों कथन किया। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये सूत्र हमने बनाए इसलिए वो ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा, नहीं, पाणिनि ने भी लोक को देख करके ही, मतलब वो स्वयं ही सूत्र बना रहे हैं और स्वयं ही अपनी बात को अशिष्य कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वो ये बता रहे हैं कि ये व्याकरण के सूत्र के कारण से ऐसा नहीं है, ये जो भी शास्त्र की रचना की गई है वो लौकिक प्रयोग देख करके की गई है। ठीक है ना, और जब लौकिक प्रयोग देख करके की गई है तो हमने तो इतना ही कहा है, इससे अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम हो सकते हैं जो लोक में प्रसिद्ध हों और शास्त्र में नहीं कहे गए हैं, तो आप उनको गलत नहीं समझेंगे। वो लोकाधीन होने से, है ना, लोक प्रमाण होने से, लोकाश्रय होने से वो भी प्रमाण माने जाएंगे। ये इनका कहने का उद्देश्य है। यह शिष्य प्रकरण कोई और नहीं बना रहा है कि पाणिनि ने तो सूत्र बना दिया जनपदे लुप्त, उधर लिपियुक्तवत् व्यक्तिवचने, और फिर किसी और ने कह दिया कि तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् लोभ योगा प्रख्यानात्। नहीं, वो सूत्र भी बनाने वाले पाणिनि हैं और इन सूत्रों की भी रचना करने वाले पाणिनि हैं। तो अपनी ही बात को अपनी बात से व्यक्ति काटता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर बस वही बताना चाह रहे हैं, एक संकेत देना चाह रहे हैं कि ये जो भी सिद्धांत रूप बातें कही जा रही हैं वे लौकिक प्रयोगाधीन हैं,
हमने बस केवल उसका एक नियम बता दिया है कि ऐसा, मतलब कोई पूछ सकता है कभी कभी पंचाला जनपद क्यों प्रयोग होता है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कभी वहां पर पंचाल नाम के क्षत्रियों के अपत्यों का वहां पर आवास रहा, जिसके कारण से उसका नाम पंचाला पड़ गया। पर संप्रति वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, आगे चले। योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनम स्यात्, ये सूत्र भी उसी का ही पोषक है। योग प्रमाणे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, तदभावे सप्तमी का एक वचन, अदर्शनम प्रथमा का एक वचन, और स्यात् क्रियापदम। स्यात् क्या है? क्रियापदम है। कहाँ का रूप होगा स्यात्? विधिलिंग का एक वचन है। ठीक। योगस्य प्रमाणम योग प्रमाणम तस्मिन् योग प्रमाणे। ठीक है, ठीक है। तो आगे अर्थ करते हैं हम लोग सूत्र का। अच्छा, तदभावे है ना, न भावः अभावः, न भावः अभावः, न तत्पुरुष हो गया, तस्य अभावः तदभावः, न भावः अभावः, तस्य अभावः तदभावः, तस्मिन् तदभावे, उसका अभाव। कहते हैं योग प्रमाणे च, योग प्रमाणे च तद अभावे, अर्थात तत्संबंधस्य अभावे अदर्शनम स्यात्। सीधा सीधा बिल्कुल अर्थ में करना है। योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम स्यात्, है ना। योग प्रमाणे यानी आप संबंध को ही प्रमाण मान करके यदि पंचालादि संज्ञाएं उसकी मानते हैं, योग प्रमाणे सति, यदि आप पंचालादियों के निवास के संबंध से ही उनकी पंचालादि संज्ञाएं मानते हैं, तो तद अभावे, जब उनका निवास समाप्त हो गया, संप्रति जब उनका वहां पर अभाव देखा जाता है, तो अदर्शनम स्यात्, तो क्या होना चाहिए? फिर उन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप ये मानते हैं कि पंचालादियों के निवास संबंध के कारण से उस जनपद की पंचालादि संज्ञाएं हैं, तो जब उन पंचालादियों का वहां अभाव है, संप्रति वहां पर अब वो नहीं है, तो पंचाला इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? आपने यही कहा कि भाई वहां पर पंचालादियों का निवास था, इसलिए उस जनपद की पंचाल संज्ञा है या मगध संज्ञा है, अंग संज्ञा है, बंग संज्ञा है, कुरव संज्ञा है, जो भी संज्ञा है। ठीक है, तो यदि ऐसा है और आप उसी प्रमाण से उस संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो संप्रति तो उनका अभाव है। अब वहां पर कोई भी पंचाल नाम के क्षत्रियों का अपत्य नहीं है, तो फिर उस शब्द का वहां प्रयोग नहीं होना चाहिए। किंतु उनके अभाव होने पर यदि पंचाला का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सब चीजें शास्त्र से कहने की इनकी आवश्यकता नहीं है, ये सब लौकिक प्रयोग से ही चले आ रहे हैं। तो ये तीनों सूत्र उसी एक बात के लिए ही हैं। लूपी युक्तवद व्यक्ति वचने जो कहा गया उसी के लिए ही कहा। लुभ योगा प्रख्यानात्, नहीं तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, कि उस युक्तवत भाव को कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह लोक प्रमाण से ही है। अवैयाकरण भी इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। फिर उसके पश्चात लुभ योगा प्रख्यानात् कह दिया कि और लुभ विधायक सूत्रों की भी आवश्यकता नहीं है इस प्रकरण के, क्योंकि अवैयाकरण भी उस रूप में ही, ऐसा नहीं कि वो पहले प्रत्यय लाते हैं उस संबंध से और फिर उनका लुभ करके प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर कहा, और यदि आप ये मानते हैं कि वो संबंध प्रमाण से ही हो रहा है, तो संबंध के अभाव होने पर उन शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि ये सब संज्ञाएं योग निमित्तक नहीं। योग निमित्तक माने निवासादि संबंध निमित्तक, निवासादि संबंध निमित्तक
नहीं है, अपितु ये सब क्या है, केवल संज्ञा विशेष हैं। ठीक है। अगला, प्रधान प्रत्ययार्थ वचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम प्रथमा का एक वचन, अर्थस्य षष्ठी का एक वचन, अन्य प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन। प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम प्रथमा का एक वचन, अर्थस्य षष्ठी का एक वचन, अन्य प्रमाणत्वात् पंचमी का एक वचन। समास करेंगे, प्रधानम च प्रत्ययश्च इति प्रधान प्रत्ययौ। इतरेतर द्वंद्व हो गया। अर्थस्य वचनम अर्थवचनम, षष्ठी तत्पुरुष। प्रधान प्रत्यययोः अर्थवचनम प्रधान प्रत्ययार्थवचनम। प्रधान प्रत्यययोः अर्थवचनम प्रधान प्रत्ययार्थवचनम। आगे, अन्यस्य प्रमाणम अन्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणस्य भावः अन्य प्रमाणत्वम तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। सारा समास बोलिए एक बार। प्रधानं च प्रत्ययश्च इति प्रधान प्रत्ययौ। इतरेतर द्वंद्व। आगे, अर्थवचनम, षष्ठी तत्पुरुष। प्रधान प्रत्यययोः अर्थवचनम प्रधान प्रत्ययार्थवचनम, ये हो गया। अन्यस्य प्रमाणम अन्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणस्य भावः अन्य प्रमाणत्वम तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। ठीक है। अशिष्यम की अनुवृत्ति आ रही है, अशिष्यम की अनुवृत्ति आ रही है। कहते हैं, प्रधानार्थ वचनम प्रत्ययार्थ वचनम अपि अशिष्यम। ठीक है। प्रधानार्थ वचनम प्रत्ययार्थ वचनम अपि अशिष्यम, अर्थात शासितुम अशक्यम। कहते हैं, कुतः, क्यों? अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। अन्य प्रमाण को तब दो ही तो चीजें हैं, लोक अथवा शास्त्र। जब शास्त्र अशिष्य है तो प्रमाण कौन होगा? लोक। तो अन्य प्रमाणत्वात् का मतलब क्या हो गया? लोक प्रमाणत्वात्। बस समझ में आ गई? अन्य मतलब दो चीजें हैं, शास्त्र और लोक। तो शास्त्र तो अशिष्य है, तो प्रमाण कौन हुआ? लोक प्रमाण हो गया। अब इसको समझो। कहते हैं कि एक, इसको सूत्र कहिए चाहे वचन कहिए, नोट कर लीजिए। प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः। प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः। एक दूसरा लिखिए, प्रकृति प्रत्ययौ प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः। ठीक है, ये दो बातें हैं। अभी तक का जो सूत्र था वो लुप्पी युक्तवद व्यक्ति वचने की अशिष्यता कह रहा था। ये सूत्र है जो ये एक अलग ही विषय को कह रहा है। तो अन्य आचार्यों ने ये दो सूत्र भी बनाए हैं, और जो लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने सूत्र है ये भी अन्य आचार्यों का सूत्र है, जिसको पाणिनि ने एक उदाहरण के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया। अब उसके आगे फिर वो कह देंगे कि ये अशिष्य है, और यही अशिष्य नहीं है, और भी कुछ इस प्रकार के सूत्र हैं जो कि अशिष्य हैं, जिनको कि शास्त्र के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उनमें लोक ही प्रमाण है। उनमें से दो सूत्र ये बताए कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः। तात्पर्य क्या है इसका? किसी भी, जैसे आपने समास किया तो उसमें एक प्रधान पद होता है और एक उपसर्जन पद होता है, किंतु दोनों मिल करके
प्रधान अर्थ को कहते हैं, मिल करके कहते हैं। ऐसा नहीं होता उसमें कि उपसर्जन का अर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे राज्य पुरुषः, राजपुरुषः, यहाँ पर क्या होता है, पुरुष प्रधान है और राजन उपसर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचें कि केवल प्रधान अर्थ की ही प्रधानता हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, अपितु जो उपसर्जन है उसको भी उसमें समाहित करके फिर हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अर्थ क्या होता है, राज विशिष्ट पुरुष। तो किसी भी पद में दो पद हैं, एक प्रधान और एक उपसर्जन, तो दोनों मिलकर के प्रधान अर्थ को कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो उपसर्जन है उस अर्थ का वहां पर समाप्ति हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः, कि प्रधान उपसर्जन जो हैं वे दोनों मिलकर के प्रधान अर्थ को कहते हैं। एक ये सूत्र है। दूसरा है प्रकृति प्रत्ययौ प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः। प्रकृति से हम प्रत्यय करते हैं, जैसे पट प्रकृति से णुल प्रत्यय किया, उपगु प्रकृति से अपत्यार्थ में अण प्रत्यय किया। कोई भी प्रत्यय होगा वो किसी न किसी अर्थ में होगा, उसको प्रत्यय कहते ही इसीलिए है कि प्रत्यायते यह सह प्रत्यय है, क्योंकि जो अर्थ का बोध कराता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। कहते हैं कि इस अर्थ में प्रत्यय हुआ। अब कोई मालूम है सन प्रत्यय हुआ तो इच्छा अर्थ में हुआ, यंग प्रत्यय हुआ तो क्रिया समभिहार अर्थ में हुआ, तव्य तव्य नियर इत्यादि प्रत्यय हुए तो अर्ह अर्थ में हुए, मूल तुचो इत्यादि प्रत्यय तो कर्ता में हुआ, लट भी आया तो कर्ता में आया। कोई भी प्रत्यय बिना अर्थ के नहीं होता है। ठीक है, किंतु वहां पर हम ऐसा सोचें कि यदि प्रत्यय अर्थ में आया है तो जो आया उसकी प्रधानता हो गई, जिस अर्थ में हमने प्रत्यय किया उसकी प्रधानता हो गई, तो फिर वो प्रत्यय अकेले अपने अर्थ को नहीं कहता है, प्रकृति और प्रत्यय मिल करके प्रत्ययार्थ को कहते हैं। ऐसा ही होता है ना। उपगवह का अर्थ क्या होता है, उपगु का अपत्य। ये नहीं होता कि केवल बस अपत्य, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है, उपगु का अपत्य। पाठक का अर्थ क्या होता है, केवल कर्ता अर्थ नहीं होता बल्कि पढ़ाने वाला। पाचक माने पकाने वाला। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिल गए, दोनों मिल करके वो प्रत्ययार्थ को कहते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो वही सूत्र ने कहा कि प्रकृति प्रत्ययौ प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः। तो दो बातें हो गई, एक प्रधान अर्थ वाली बात हो गई कि उपसर्जन और प्रधान मिलकर के प्रधान अर्थ को कहते हैं, और प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के प्रत्ययार्थ को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो सूत्र हैं ये दोनों भी उसी के लिए कह रहे हैं कि प्रधानार्थ वचनम प्रत्ययार्थ वचनम अपि अशिष्यम। कहते हैं ये जो दो सूत्र कहे गए हैं कि प्रधान और उपसर्जन मिलकर के प्रधान अर्थ को कहते हैं, या प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के प्रत्ययार्थ को कहते हैं, इसको भी शासित करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के द्वारा कहने के योग्य नहीं, यानी कहने की आवश्यकता इनकी नहीं है। क्यों? कहते हैं अन्य प्रमाणत्वात्। अन्य यानी शास्त्र की अपेक्षा से अन्य कौन है, लोक। तो कहते हैं क्योंकि इसमें भी अन्य प्रमाण है, यानी लोक ही प्रमाण है। ठीक है ना। इसको आप उसी प्रकार से समझिए कि जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है ना, तो उनको भी यदि हम कह देंगे कि दाशरथी वासुदेव, तो वासुदेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। तो उन्होंने तो व्याकरण नहीं पढ़ा, उन्होंने इसकी सिद्धि नहीं की कि वसुदेव शब्द से अण प्रत्यय लाए फिर हम वासुदेव बोल रहे हैं, दशरथ शब्द से ई प्रत्यय लाए अतई में फिर हम दाशरथी बोल रहे हैं। जिन्होंने व्याकरण नहीं भी पढ़ा वो भी इस बात को जानते हैं कि जिस शब्द मतलब कोई भी यदि हम इस प्रकार का शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कोई प्रत्यय आया है, तो वो प्रकृति को छोड़ करके केवल प्रत्ययार्थ को नहीं कहता है, अपितु प्रकृति प्रत्यय मिलकर के ही किसी अर्थ को कहेंगे। अन्यथा प्रकृति से प्रत्यय करने की आवश्यकता ही क्या थी, बस सीधे किसी का भी अपत्य हो बस अण प्रत्यय होता रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भी लोक में ही इसमें प्रमाण है। और इसी प्रकार से आपको राजपुरुषा का उदाहरण दे ही दिया है कि राजपुरुषम आने कहेंगे तो जिसने व्याकरण पढ़ा है वो तो राज विशिष्ट पुरुष को लाएगा, और जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा वो केवल पुरुष को लाएगा क्या, वो भी किसको लाएगा, वो भी राजपुरुष को ही लाएगा, वो भी किसको लाएगा, ठीक है ना। तो जिसने व्याकरण पढ़ा, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा, जो वैयाकरण है जो अवैयाकरण है, वो भी क्या करता है,
प्रकृति प्रत्यय का साथ में ही मिला करके अर्थ लगाता है, प्रधान उपसर्जन को साथ में ही अर्थ करके प्रयोग करता है, इसलिए यह लोक से ही सिद्ध है, लौकिक प्रयोग से ही हो जाएगा, इसके लिए भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और एक बात, कालोपसर्जने च तुल्यम, कहते हैं कालोपसर्जने सप्तमी का प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, तुल्यम प्रथमा का एक वचन। कालश्च उपसर्जनं च इति कालोपसर्जने, इतरेतर योग। अशिष्यम की वृत्ति आ रही है। कहते हैं कालः उपसर्जनं च अशिष्यम शासितुम अशक्यम, कुतः कस्मात्, कहते तुल्यम है ना, स एव हेतु, क हेतु अन्य प्रमाणत्वात्। कहते हैं कि काल की व्यवस्था और उपसर्जन की व्यवस्था, वहाँ तो ये बता दिया कि प्रधान और उपसर्जन मिलकर के प्रधानार्थ को कहते हैं, पर कौन उपसर्जन है ना, ये आप सोचने कि आप प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से आप उपसर्जन का निर्धारण कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। उपसर्जन कौन है और काल की जो व्यवस्था है ना, कि वर्तमान काल कितना है, भविष्यत काल कितना है, भूतकाल कितना है, ये जो काल की व्यवस्था है, ये सब परोक्ष इत्यादि क्या है, ये सब क्या है, सब अशिष्य है। इनको आप शास्त्र के नियम में नहीं बांध सकते हैं। क्यों नहीं बांध सकते हैं? तुल्य हेतु। क्या तुल्य हेतु? कि लोक प्रमाणत्वात्। सबका हेतु क्या है? लोक प्रमाण। चाहे तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् में आपने संज्ञा प्रमाण ले लिया, चाहे आप अन्य प्रमाणत्वात् कह दीजिए, जो भी बातें हैं वो सब क्या है? लोक प्रमाण होने से। ठीक है ना। तो अप्रधानम, कईयों ने बताया कि अप्रधानम उपसर्जनम, कि जो अप्रधान है वो उपसर्जन है, किंतु हमारे पाणिनि में तो ऐसा, अष्टध्यायी में तो ऐसा नहीं है कि जो अप्रधान है वही उपसर्जन है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें भी क्या हैं? लोकाधीन हैं, कि कौन उपसर्जन होगा और कौन प्रधान होगा, ये भी लोक के अधीन है। और जो काल की व्यवस्था है, क्यों ये है? क्योंकि कई अद्यतन कह दिया आपने, अब आज कहने से आप क्या लेंगी? अब उसमें कई आचार्य कहते हैं कि रात्रि 12 बजे तक का बीता हुआ कल हो गया, अब 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक का अद्यतन काल होगा। कुछ आचार्यों का मत है क्या कि प्रातःकाल जब हम उठे, सूर्योदय जब हुआ, तब से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत के काल को अद्यतन काल कह दिया। परोक्ष ही है, उसमें भी बहुत सारे मत हैं कि कोई एकदम बिल्कुल वक्ता और श्रोता दोनों की इंद्रियों से जो परोक्ष है वो परोक्ष है। किसी आचार्य ने कह दिया कि नहीं, जो हमारी इंद्रियों से परोक्ष है, जैसे इस दरवाजे के उधर यदि कोई चीज है तो वो भी क्या है? परोक्ष है। परोभाव परस्याक्षे परोक्ष लिटि दृश्यताम, है ना। तो मतलब इन सब को भी क्या माना जा सकता है? परोक्ष माना जा सकता है। तो परोक्ष की व्यवस्था, वर्तमान की व्यवस्था कि वर्तमान काल कितना है, परोक्ष कितना है, तो इन सब चीजों को भी आप शास्त्र से शासित नहीं किया जा सकता है और नहीं उसकी आवश्यकता है। ये सब तो लोकाधीन है। यदि कोई वक्ता अद्यतन कितना मानता है, 1 बजे से 12 बजे तक मानता है, तो वो भी अद्यतन मान करके प्रयोग कर सकता है। और यदि सूर्योदय से तक के काल को लेते हैं तो भी हो सकता है। कुछ लोग वही 12 बजे, रात से 12 बजे तक की रात्रि को कहते हैं, वो भी लिया जा सकता है। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने काल की व्याख्या नहीं की। उन्होंने कहीं नहीं बताया कि वर्तमान क्या है, परोक्ष क्या है। सूत्र बना दिया वर्तमाने लट। अब जो जितने को वर्तमान मानता है उतने में लट लकार कर लेगा, जो जिसको परोक्ष मानता है वो उतने में लिट लकार करेगा, जो जितने को भविष्यत समझता है, जितने को अद्यतन, जितने को अनद्यतन, ये सब इसलिए कह दिया कि पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरणम। पाणिन्युपज्यम, ये पाणिनि की उपज्ञा हैं। उपज्ञा मतलब उनकी स्वतः की एक वो है। अकालकम व्याकरणम, उन्होंने पूरे शास्त्र में कहीं पर भी काल की परिभाषाएं नहीं की हैं कि वर्तमान क्या है, परोक्ष क्या है, भविष्यत क्या है, अद्यतन क्या है, अनद्यतन क्या है, कुछ नहीं कहा। जो जितने को अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष, भूत इत्यादि समझता है वो उतने में उस कार्य को कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि इन सब में लोक प्रमाण है।
है ना। अब कई आचार्य ऐसा मानते हैं, कई वैसा मानते हैं, तो इन सब में विवाद है। भाई लोक सामान्य रूप से किसको मानता है? जब हम प्रातः काल उठे, सूर्योदय से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत तक को हम अद्यतन काल कह देते हैं। सामान्य रूप से यही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अद्यतन, वर्तमान, परोक्ष इत्यादि की जो व्याख्याएं हैं वे सब भी क्या हैं? अशिष्य हैं। इनको भी शास्त्र में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कितने सूत्र हो गए? 5 सूत्र हैं, ये अशिष्य प्रकरण कहलाते हैं, जिनमें ये कहा गया कि लिंग की व्यवस्था, वचन की व्यवस्था शास्त्रों से शासित नहीं हो सकती है, उसमें लोक प्रमाण है, ठीक है। और ये जो जनपद इत्यादियों के जो नाम की वो थी, वो सब भी शास्त्राधीन है। प्रधान और प्रत्ययार्थ एक साथ मिलकर के प्रयुक्त होते हैं, अर्थ को कहते हैं। अन्य आचार्यों ने ऐसा सूत्र बनाया, वो भी शास्त्र से शासित करने योग्य नहीं है। और काल और उपसर्जन की व्यवस्थाएं भी शास्त्र से शासित नहीं की जा सकती हैं। इन सब में कौन प्रमाण है? लोक ही प्रमाण है। तो आपको मुख्य मुख्य बातें बता दी गई हैं, तो इनको आप एक बार भली प्रकार से देख लीजिएगा, विचार लीजिएगा। यदि कुछ नहीं समझ में आए बात, क्योंकि आपको मन में आ रहा होगा कि सब कुछ सूत्र में बना दिया फिर कह रहे अशिष्य है, तो मैंने इसलिए आपको ये भी बता दिया कि सूत्र में बना करके बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, किंतु ये लोकाधीन बनाया गया है, लोक के अनुसार बनाया गया है ये नियम, ये बात आपको बताई गई है। तो यह अशिष्य प्रकरण आपका समाप्त हुआ। अगला प्रकरण कल।